सलमान भाई, मेरा ख्याल वही केन विलियमसन को फॉलो करते हुए रिजवान साहब ने भी फैसला किया कि क्यों ना दोनों एंड से चेक कर लिया जाए। पहले हमने बैटिंग भी करके देख लें, बॉलिंग भी करके देख लें, ताकि चैंपियन ट्रॉफी में आसानी हो। क्या कहेंगे टॉस जीतकर ये वाला फैसला? और ये भी ज़हन में रखना जरूरी है कि सेकंड इनिंग में ड्यू भी पड़ता है। हमने पिछले मैच में भी देखा कि ड्यू पड़ा, बॉलर्स के लिए मुश्किलात उनके लिए हुई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा किया है ड्यू को देखने के लिए और प्रिपरेशन पर्पसेस के लिए, तो फिर तो ये एक पॉजिटिव चीज है और ये होनी चाहिए। न्यूजीलैंड ने भी पहले टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की, अगले मैच में उन्होंने टॉस जीत के चेस किया, उन्होंने दोनों तरह से मैच जीता और आज वो फिर पहले बॉलिंग करके एक अच्छा कंटेन किया। उन्होंने एब्सोल्यूट कंट्रोल है उनका मैच के ऊपर। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, परफेक्ट अच्छी कंडीशंस हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप्स ना लगना, प्लेयर्स का बड़े रन्स ना करना, बैटिंग का फायर ना करना, ये कंसर्निंग चीज है। यू नो, जब आप कल की हम बात करते हैं, कल हम डिस्कस कर रहे थे परसों की जो इनिंग्स थी आगा सलमान और रिजवान की, कितनी शानदार थी। बट यू डू नॉट एक्सपेक्ट द सेम प्लेयर्स टू फायर एवरी डे। इट्स अ टीम गेम, इसमें सभी लोगों ने हिस्सा डालना है। और टॉप 3 में फखर ने 2 बारियां अच्छी ली, बट बाबर, सऊद एंड अदर पीपल, यू नो, समथिंग हैज टू कम फ्रॉम देम। ये जब तक हर मैच में एक बंदा बड़ा स्कोर नहीं करेगा, आपको वनडे में बड़े कह लें जो कॉम्पिटेंट स्कोर्स हैं वो नहीं मिलेंगे। अच्छा, सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा। बाबर भी जिस तरह से आउट हुए वो भी बड़े सरप्राइज थे। साउथ शकील को समझ नहीं आया बॉल कब आया, बॉल कब हिट भी हो गया स्टंप्स को, और वो इसी तैयारी में थे कि शायद ये कीपर ने पीछे से बेल जुड़ाई और मैं क्रीज के अंदर मौजूद हूं। तो इतने ज्यादा वो क्लूलेस नजर आए हैं। क्या डिलीवरी समझ नहीं आई? हालांकि इन्हीं कंडीशंस में, और आप कह रहे थे कि वो स्पिन खेलते हैं, उनके स्टैट्स ये बताते हैं कि वो स्पिन को अच्छा खासा खेलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके सारे रन्स जो हैं वो स्पिनिंग ट्रैक्स पे और अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने बड़ी-बड़ी बारियां ली हैं। टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं, बहुत शानदार बारियां ली हैं। अंडर प्रेशर उन्होंने बड़े स्कोर किए हैं। बट देन इट हैज बीन एब्सोल्यूट डोमिनेंस अगेंस्ट स्पिन और अनफॉर्चुनेटली वो उसके अगेंस्ट इधर आउट हो गए। और क्योंकि मिडिल पीरियड में तो ज्यादा स्पिनर्स ही बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर भी, और उस पीरियड पे वो पहुंच ही नहीं पाए, वहां तक वो कैपिटलाइज ही नहीं कर सके। तो ये वही कह रहा हूँ ना कि ये कंसर्निंग चीज है और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पे भी इसका डेफिनेट प्रेशर होगा, क्योंकि उन्होंने 4 प्लेयर वो रखे हैं जो 1.5 साल से टीम में ही नहीं थे, 2-2 साल से नहीं थे। और अब जब वो आए हैं तो वो थोड़ा सा 3 मैच या तीसरा मैच है, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो कंसर्निंग। बिल्कुल ठीक है। आकिब, जरा की बात हो रही थी, अच्छा साउथ ने क्वाड फिर जो ऊपर जाता है बॉल जिसको उन्होंने पुल करने का, वो फिर एज लेके गया। अनफॉर्चुनेटली वो कैच नहीं हुआ, लेकिन यकीन वही जो मिस्टेक्स पिछले मैच में की जा रही हैं वही दोबारा से साउथ जो है वो रिपीट करते हैं। फॉर्चुनेटली वो कैच नहीं हुआ उनके लिए, अनफॉर्चुनेटली। आकिब साहब, ये बताइएगा जरा, तब्दीलियां जितनी हुई हैं, अभी तो हम बात कर रहे थे ऑफ द कैंप कि लॉकी फर्गुसन नहीं आए जो कि चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में है डेफिनेटली, तो अभी यही इनकी बॉलिंग लाइनअप इतना डिस्टर्ब कर रही है। वैसे क्या तब्दीली है पाकिस्तान साइड में? तो राना साहब के अलावा हमने देख ही लिया है, उधर कौन कौन सी तब्दीलियां? देखिए हमजा, सबसे पहले ये जो अभी हम कंडीशंस की बात कर रहे थे कि कंडीशंस हमने समझने में ये सीरीज़ बड़ी कारआमद है, तो ये यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अगर अपने घर में रह के कंडीशंस को समझेगा तो फिर मेरा ख्याल अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अलमिया है कि हम अपने होम ग्राउंड में रह के, हमें लाहौर की पिच का नहीं पता, हमें कराची की पिच का नहीं पता, हमें पिंडी की पिच का नहीं पता। तो मेरा ख्याल है ये जो कंडीशंस वाला मामला है किसी भी प्लेयर का, कि हम कंडीशन से जो है वो फेमिलियर होने की कोशिश करें, ये मेरा ख्याल है बेसलेस है। होम कंडीशंस पूरी दुनिया को ही पता होती है जो अपने घर में खेलते हैं, तो पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए। साथ न्यूजीलैंड की लॉकी फर्गुसन टीम स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन अभी वो टीम स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे 1-2 दिनों बाद। हम अगर पाकिस्तान की टीम की ही बात करें तो आज इब्रार अहमद के अलावा बाकी तमाम अपने आप को ऑलराउंडर ही कहते हैं। नसीम शाह तक जो है बड़ी अच्छी हिटिंग करते हैं, क्योंकि हमने गुज़श्ता दिनों जो गनी इंस्टीट्यूट में इनका प्रैक्टिस सेशन हुआ था 2 दिन, फिर उसके बाद LCCA में जो इनका प्रैक्टिस सेशन हुआ, वहाँ पर जो शाहिद असलम साहब हैं बैटिंग कोच, वो शहीन शाह अफरीदी को और नसीम शाह को स्पेशल प्रैक्टिस करवाते थे बिग हिटिंग की। और फ़हीम अशरफ है, मेरा ख्याल है कम अज़ कम भी 1 घंटा 14 मिनट उन्होंने प्रैक्टिस की थी, और वो जो है प्रैक्टिस बॉल से प्रैक्टिस करवा रहे थे। हम वहाँ पे बैठ के यही बात कर रहे थे कि क्या मैच में इनको इनकी मर्जी की बॉलिंग मिलेगी। तो अब हम सब चीज़ें हमारे सामने। खुशदिल शाह ने भी वहाँ पर बैटिंग की थी, लेकिन बैटिंग में वो फेर रहे थे। आल्दो के बॉलिंग उन्होंने थोड़ी बहुत बेहतर की थी। तो ये वो जो 3-4 दिन प्रैक्टिस रही, उसका मेरा ख्याल है ये आज रिजल्ट नज़र आ रहा है कि हमारी पाकिस्तान की टीम कहाँ पे खड़ी, और यही रिजल्ट हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी इससे मिलता जुलता आपको नजर आएगा। अहमद सईद साहब, अगर छोड़ दें उस T20 को, BPL को छोड़ दें, इससे हट के पाकिस्तान के लिए फ़हीम अशरफ ने लास्ट टाइम कब खेला और ODI में आखिर स्टैट्स क्या थे जो वो सिलेक्शन कमेटी का एतमाद बहाल कर रहे हैं? आखिरी मरतबा फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी फर्स्ट टेस्ट में की थी 2023 में, और जो वनडे
जो फॉर्मेट है खुशदिल शाह के बगैर आपने पूछा था, खुशदिल शाह जो है इनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जैसा फ़हीम अशरफ और उस्मान खान इन सारों के साथ जो है वो लाया गया है। आज वो अपना 14वां ODI मैच खेल रहे हैं। और खुशदिल शाह के बारे में हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि उनकी सिवाय एक वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्हें 17 गेंदों पर 27 रन बनाए थे, उसमें कोई ऐसी इनिंग्स आपको नज़र नहीं आती खुशदिल की जो इस बात को प्रूव करने की। देखें, अगर तो आपने स्टैट्स को क्राइटेरिया बनाना है, नंबर्स को क्राइटेरिया बनाना है, तो जस्टिफाई तो उसकी बुनियाद पर भी ये टीम में नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमें वो क्राइटेरिया ही अभी तक समझ नहीं आया जिसकी बुनियाद पर ये सिलेक्शन हुई हैं। लेकिन अब चूंकि ये सिलेक्शन हो गई हैं और अब हम उस फेज से गुजर आए हैं कि जब हमें इसमें तब्दीली करने को मौका हमारे पास था और हम उसको तब्दीली करते। अब चूंकि हमारे पास यही दस्तियाब जो स्क्वाड है उसी से हम नताइज हासिल करने हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि इस पर बात करना शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुनासिब होगा कि ये सिलेक्शन कैसे हुई, क्यों हुई। लेकिन अब हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि अब जो हमारे पास अवेलेबल स्क्वाड है उसको किस तरह से इस्तेमाल करके इसमें से मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सकता है। उसको ट्राई करने के लिए आज मेरा ख्याल है कि उन्हें खुशदिल और फ़हीम अशरफ को एक साथ जो है वो उतारा है। तो ये यकीनन इस पे कंटेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आकिब भाई का भी, आपका भी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बहरहाल इस ट्राई सीरीज से इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इस एक एक्सपेरिमेंट को, इस एक तजर्बे को एक दफ़ा हो लेने दें, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल ये है कि खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ अब चूंकि बैटिंग में नाकाम हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बॉलिंग में आगे पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने को। आकिब, असद शफीक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से डिफेंड किया अपनी सारी सिलेक्शन को, ऑल दो तीन लोग और भी थे, लेकिन इस पॉइंट को वो भी डिफेंड करने में कोई खास से कामयाब हमें दिखाई नहीं दिए कि BPL के परफॉर्मेंस पर खुशदिल को रखना। तो इस बारे कुछ सख्त डेफिनेटली कुछ सवाल तो हुए होंगे। हमजा, काश वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जब ये ऐलान हुआ था। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी PCB की तरफ से, उसमें असद शफीक का उन्होंने कोट करके बताया था कि उन्होंने बताया कि खुशदिल शाह को क्यों रखा है। काश वो करते तो यही सबसे पहला उनका सवाल होना था जर्नलिस्ट का, जो जिसने भी कवर करना था वहाँ पे, कि खुशदिल शाह को और फ़हीम अशरफ को किस बेस पे किया। आल्दो ये सवाल जो है फ़हीम से मोहम्मद रिजवान से हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा था खुशदिल शाह के बारे में कि ये हमारे प्लान का हिस्सा थे, लेकिन माजरत के साथ कोई प्लान नहीं था, ये कहीं प्लान नहीं आया, ये आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं, ये पैराशूटर्स आए हैं। सीधी सी बात है, सबको पता है कि ये कहाँ से खुशदिल शाह किधर से आए हैं। और इसकी अब बात ये है कि देखें, जो चैंपियंस ये जो सिलेक्शन कमेटी है, क्या ये सारे जो सारा सिनेरियो बनेगा उसके बाद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अल्लाह करे ये इतना अच्छा परफॉर्म करें कि उन पे बात ना ही आए। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि व्हाट इफ जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी इन 2 मैचेस में ही, और यही कंडीशन यहाँ पे भी होंगी, दुबई भी मिलती जुलती कंडीशन होगी, तो भट्ट साहब मेरा सवाल ये है कि खुशदिल की सिलेक्शन को डिफेंड करना, क्या आप समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी के लिए आसान हो सकता है कि BPL बेस्ड परफॉर्मेंस जो है ना उसको हम चैंपियन ट्रॉफी में ले आए? देखें, ये तो एक खुशदिल से हटके भी ये सवाल है कि क्या आपने वनडे के लिए प्लेयर T20 से पिक करने हैं? क्या आप फॉर्मेट, रेलेवेंट फॉर्मेट को आप मुनासिब नहीं समझते कि रेलेवेंट फॉर्मेट के जो लोग हैं उनको किया जाए सिलेक्ट? और दूसरी बात यह है कि जो आप खुशदिल के बारे में तो हमने ये बताया था कि वजह क्या है कि क्यों वो सूटेबल नहीं लगते, क्योंकि बड़े प्रेडिक्टेबल हैं, मारने ही टांग की तरफ है। आप अभी तक के उनके सारे मैच देख लें, जब से वापस आए हैं मिड विकेट मारते ही आउट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। जबकि ये गेंद आज वाला ऑस्टन से कितना बाहर था, सीधा भी मार सकते थे, लेकिन फिर वो उधर ही मारते हुए। तो इतना प्लेयर एक रिस्ट्रिक्टेड जो है वो शो करे स्किल सेट्स को और लगे कि कन्फाइंड है एक ही तरफ, तो उसके लिए फिर इंटरनेशनल टीमों के लिए ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो उसको बड़ा चीपली जो है ना वो डिसमिस कर देंगे, और वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान ने मूव तो की होगी, अब हो सकता है वो कह दें जी हमने तो देखा था कि साथ बॉलिंग कर लेता है, तो फिर अगर खाली बॉलिंग ही देखनी थी तो फिर मतलब 2-3 हिटें तो नुमान अली भी मार सकते थे, तो पूरी बॉलिंग वो कर देते आपको, ठीक है। 2-3 छक्के तो साजिद भी मार सकता था, वो पूरी बॉलिंग वो भी कर देता आपको। बट अगेन अब ये सिलेक्टर्स ने बताना है कि एग्जैक्टली वो थॉट क्या आती है। हमारे यहाँ होता ही है कि जब चीज लाई जाती है तो कुछ और बताया जाता है, जब उसे निकाला जाता है तो फिर कभी कुछ भी नहीं बताया जाता, कभी कुछ और बताया जाता है। तो अब देखेंगे, अल्लाह पहले तो अल्लाह खैर करे। आज का मैच जो है अभी फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं, यही कोई हिटें मार दें, कोई 270 तक या 260 तक चीज को ले जाएं, तो अपनी प्रेजेंस जो है उसके अंदर भी वो पॉजिटिविटी ले आए और उसके अंदर भी एक लॉजिक ऐड हो जाएगी कि यार ये देखो इसने कर दिया। उसकी एबिलिटी है, लेकिन एबिलिटी तो शुरू से है, डिलीवरी जो है वो उतनी नहीं है जितनी उनकी होनी चाहिए। टैलेंट सब में नजर आता है, तो हम लोग कोट कर देते हैं लोगों को इनिशियल उनकी अपीयरेंस के ऊपर कि ये जो बंदा है ना जी ये रख ले,
वो देखिए क्या उठ गया और खुशकिस्मत हैं भाई मशरफ, उन्हीं की बात कर रहे थे तो वो कैच दे बैठे हैं, लेकिन अपनी इंक्लूजन को वो समहाउ जस्टिफाई करने में कामयाब, अल्लाह करे वो हो जाएं और सिलेक्शन कमेटी से भी ये भार जो है ना वो कम होता दिखाई हमें भी दे अहमद सईद साहब। और इसमें अगर इस कंडीशन की बात करें तो मेरा ख्याल हम 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग जा रही है हमारी। मैं आपकी इजाज़त से अगर एक सवाल यहाँ पर ले लूँ, ये जो बात हो रही है कि फॉर्मेट से प्लेयर लाने की, इसमें बात साहब ये बताइएगा प्लीज़ कि ये जो आपने बात की है नुमान अली और साजिद खान की, उनके बारे में ज़ाहिर है ये कहा जाता है कि वो रेड बॉल स्पेशलिस्ट है। तो ये एक तो ये रेड बॉल स्पेशलिस्ट और वाइट बॉल स्पेशलिस्ट का क्राइटेरिया क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? फिर हमने ये देखा कि अजहर अली जो थे वो रेड बॉल स्पेशलिस्ट थे, लेकिन जब वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रूरत पड़ने पर टीम में आए तो उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेल कर दिखाई। तो वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो रेड बॉल से वाइट बॉल में आके बंदा आए तो वो परफॉर्म कर जाता है, लेकिन अगर आपने टीम में नहीं रखना तो फिर आप ये डिस्टिंक्शन लगा देते हैं कि ये रेड बॉल स्पेशलिस्ट है और ये वाइट बॉल स्पेशलिस्ट है? देखिए, एक होती है चीज़ विजन, आपके जो सिलेक्टर हैं वो क्या सोचते हैं एक बंदे के बारे में। उनको लगता है कि यार ये शायद उस तरफ ना चल पड़े, इस तरफ चलता है, इधर के लिए अच्छा है उधर के लिए अच्छा नहीं है। जो भी इन्होंने सोचा वो तो यही बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो बड़ा फॉर्मेट होता है उससे हमेशा छोटे की ट्रांजिशन जो है वो ईजियर होती है, स्पेशली वनडे की। अगर आप 4 डे से आ रहे हैं, ठीक है, T20 में तो एक आपको कह लेंगे एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए कि छक्का मारना आना चाहिए, खुला आपके बड़े शॉट्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन वनडे क्रिकेट बड़ी वर्सेटाइल क्रिकेट है, वो स्टे भी मांगती है, वो टेक्निक भी मांगती है, वो आपकी सिंगलें स्ट्राइक रोटेशन भी मांगती है, वो बिग हिटिंग भी मांगती है, ठीक है। तो इसमें जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है वो T20 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर बैटर्स को जल्दी भी नहीं होती उतनी जितनी T20 में होती है, तो वो अफरा तफरी में आउट नहीं होते। तो इधर नकम्मा बॉलर पकड़ा जाता है और 19-20 बॉलर T20 में चल जाता है, इधर नहीं चलता। तो ये फर्क है बड़े फॉर्मेट्स के और छोटे फॉर्मेट्स के, जिनको हम सीरियसली नहीं लेते और फिर बाद में हम उनके खुमियाजे भी भुगतते हैं। तब जरूरत पड़ी थी क्योंकि इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो आपको चाहिए था एक प्रॉपर ओपनर, तो आप अजहर को ले गए, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने प्रॉपर ओपनर की तरफ से मूवी साइड पे कर ली, तो मतलब इट इज देयर कॉल, दे हैव टू आंसर फॉर इट।